जनक को जब यह खबर मिलती है कि ऋषि और अदिति की शादी तय हो चुकी है तो उसकी दुनिया जैसे थम सी जाती है। कमरे के एक कोने में अकेली बैठी जनक के हाथ में किताब होती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और दिल में तूफान होता है। किताब के पन्ने खुले हैं, पर उसका मन कहीं और भटक रहा होता है। उसकी सोच में बार बार एक ही सवाल गूंजता है, क्या सच में ऋषि अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा? वो इंसान जिसे वह दिल से चाहती है, जिससे उसने कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं किए, क्या वह अब किसी और का होने जा रहा है? जनक के दिल में सिर्फ और सिर्फ ऋषि के लिए मोहब्बत है, लेकिन उसने कभी अपने इस प्यार का इजहार नहीं किया। हमेशा अपने दिल की बात छुपाती रही, खुद से भी और ऋषि से भी। सोचती रही कि शायद वक्त सब बदल देगा, लेकिन वक्त ने नहीं बदला, हालात बदल गए। आज जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी आवाज उठाने की, उसने चुप्पी ओढ़ ली। वह सोचती है, अगर मैंने अपने हक के लिए कभी आवाज उठाई होती तो शायद आज हालात कुछ और होते। शायद ऋषि मेरा होता, पर अब बहुत देर हो चुकी है और उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। ऋषि, जिसे जनक आज भी पूरे दिल से चाहती है, वह भी उसकी बेचैनी को नहीं समझ पाता है। वह बार बार जनक से कहता है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये सब चीजें तुम्हें परेशान कर रही होंगी। तुम अभी छोटी हो और तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हारे करियर पर होना चाहिए। ऋषि को यह अंदाजा नहीं है कि उसकी यही बातें जनक के दिल को चीर देती हैं और हर बार उसे और ज्यादा दर्द पहुंचाती हैं। जनक का मन सवालों से भरा हुआ है, लेकिन जुबान पर ताले लगे हैं। वह अपनी मोहब्बत को दिल में दबाकर आगे बढ़ने का फैसला करती है। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। परिवार का सबसे बुजुर्ग और सम्मानित सदस्य दादा भाई शादी को लेकर अपनी चिंता जाहिर करता है। वह अदिति को बुलाकर साफ साफ कहता है कि शादी कोई खेल नहीं है, यह जिंदगी भर का साथ है। अगर अदिति को ऋषि पर किसी भी तरह का शक है या भरोसा डगमगा रहा है तो यह शादी नहीं होनी चाहिए। दादा भाई की इन सच्ची और कड़वी बातों को सुनकर अदिति सन्न रह जाती है। वह खुद से सवाल करने लगती है कि क्या वह ऋषि से सच्चा प्यार करती है या यह रिश्ता केवल उसकी जिद और अहंकार का नतीजा है। उधर जनक अपनी उलझनों से जूझ रही होती है। मन में दर्द, आंखों में नमी और दिमाग में बेतहाशा सवाल होते हैं। ऐसे समय में वह अपने एक बचपन के दोस्त से मिलने जाती है, जो हाल ही में गांव से आया होता है। बिना कुछ सोचे समझे जनक उससे कह देती है कि कुछ ही दिनों में ऋषि और अदिति की शादी होने वाली है। जनक को इस मासूम सी बात का अंदाजा नहीं होता कि यही एक छोटी सी जानकारी आगे चलकर इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगी जो पूरे परिवार को हिला देगा। जनक की कही बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। गांव के लोग यह सुनकर चौंक जाते हैं कि ऋषि अब किसी और से शादी करने वाला है, जबकि गांव के सभी लोग जानते हैं कि ऋषि पहले से जनक का पति है। शादी गांव में सभी की मौजूदगी में हुई थी और इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। गांव वालों के मन में यह बात बैठ जाती है कि यह तो सीधा धोखा है, नाइंसाफी है, जनक के साथ जुल्म है। वे फैसला करते हैं कि इस बार वे चुप नहीं बैठेंगे, वे आवाज उठाएंगे और जनक को उसका हक दिलाएंगे। आखिरकार आता है कहानी का सबसे बड़ा दिन, ऋषि और अदिति की शादी का दिन। पूरा घर सजाया गया है, शहनाइयां बज रही हैं, रिश्तेदारों की भीड़ उमड़ी हुई है। अदिति दुल्हन की तरह सजी होती है, पर उसके मन में दादा भाई की बातें गूंज रही होती हैं। तभी अचानक गांव वालों की भीड़ शादी के मंडप पर पहुंच जाती है। ड्रम बजते हैं, नारे लगते हैं, न्याय चाहिए जनक को। ऋषि हमारी बेटी का पति है। यह शादी नहीं होगी। माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। गांव वालों की बातें सुनकर अदिति का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह गुस्से में चिल्ला उठती है, यह सब झूठ है। ऋषि मेरा है और मेरी उससे शादी होगी, लेकिन गांव वाले अपने सबूत और गवाहों के साथ खड़े हो जाते हैं। वे बताते हैं कि ऋषि और जनक की शादी सबकी मौजूदगी में गांव में हुई थी। यह एक पवित्र रिश्ता है जिसे अब कोई नकार नहीं सकता। अदिति की आंखों के सामने उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं।
उसकी ख्वाहिशें, उसका प्यार और उसका गर्व ऑल गॉन। अब सबसे मुश्किल घड़ी है ऋषि के लिए। एक तरफ उसका परिवार है, समाज है, अदिति का टूटा हुआ भरोसा है। दूसरी तरफ गांव वालों का गुस्सा और झनक की चुप्पी है। ऋषि समझ नहीं पा रहा कि वह किसका साथ दे, किसे चुने। सामने खड़ी झनक की आंखों में आंसू हैं, लेकिन ओंठ बंद हैं। वह सोचती है, क्या मेरी खामोशी मेरी सबसे बड़ी गलती है? क्या मेरी चुप्पी मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लेगी? शादी का मंडप अब रणभूमि बन चुका है। अदिति चीख रही है, गांव वाले नारे लगा रहे हैं और परिवार दो हिस्सों में बंट चुका है। दादा भाई फिर से आवाज उठाते हैं, सच कभी छुपता नहीं है। रिश्ता वही निभाना चाहिए जो सच्चा हो। अब फैसला ऋषि को करना होगा। पूरा माहौल सन्नाटा में डूब जाता है। सबकी निगाहें ऋषि पर टिक जाती हैं। वहीं दूसरी ओर एक और तूफान उठता है। अनिरुद्ध, जो झनक का दोस्त है और उसका समर्थन करता है, उसे कुछ लोग घेर लेते हैं और साफ साफ धमकी देते हैं कि अगर वह झनक का साथ देता रहा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन अनिरुद्ध बाहर से शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि सच का साथ देना कभी आसान नहीं होता। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार की नियति दांव पर है। झनक की मोहब्बत, अदिति की उम्मीदें, ऋषि की जिम्मेदारी और पूरे परिवार की इज्जत, सब कुछ अब ऋषि के एक फैसले पर टिक गया है। क्या वह सच को स्वीकार करेगा? क्या वह झनक का हाथ थामेगा या अदिति से शादी करके सबको धोखा देगा? जवाब अभी बाकी है। झनक के जीवन में एक के बाद एक कठिन दौर आता जा रहा था, लेकिन इन सभी तूफानों के बीच कहीं ना कहीं वह अंदर से और भी मजबूत होती जा रही थी। उसे यह एहसास होने लगा था कि यह केवल उसकी परीक्षा नहीं है, बल्कि उसकी इज्जत, उसकी पहचान और भविष्य की भी लड़ाई है। इस सब के बीच अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है, जब झनक की परीक्षा का परिणाम आने वाला होता है। पूरे परिवार के लोग, रिश्तेदार, यहाँ तक कि गांव वाले भी मोबाइल या टीवी पर नजरें गड़ाए हुए होते हैं। सबको इंतजार होता है कि झनक पास होती है या नहीं। हर किसी की नजरें स्क्रीन पर, लेकिन उनके मन में अलग अलग भावनाएं होती हैं। झनक का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। हाथ कांपते हैं, लेकिन तभी अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ता है और उसे ढांढस देता है। वह झनक की आंखों में देखकर मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो कि वह अकेली नहीं है। और फिर नतीजा घोषित होता है। झनक सिर्फ पास नहीं होती, बल्कि अच्छे अंक लाकर सबको चौंका देती है। वह उन सभी लोगों को गलत साबित कर देती है जिन्होंने उस पर शक किया था, उसकी काबिलियत पर सवाल उठाए थे। उनके चेहरे उतर जाते हैं, जबकि ऋषि और कुछ परिवार के सदस्य खुशी से झूम उठते हैं। झनक की आंखों में आंसू छलक जाते हैं, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस संघर्ष, मेहनत और अपमान के जवाब में मिली जीत के थे। उसे याद आता है कैसे उसने तानों को सहा, मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी और कैसे हर दिन अपने सपनों को जिंदा रखा। आज यह परिणाम उसी सब का फल है। अनिरुद्ध उसके पास आता है, उसे बधाई देता है। झनक उसकी ओर देखती है और मन ही मन स्वीकार करती है कि अगर ऋषि ने कभी उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित न किया होता तो शायद वह यह सफलता हासिल नहीं कर पाती। एपिसोड का यह दृश्य बहुत भावुक और प्रेरणादायक होता है, जो झनक को एक नए आत्मविश्वास से भर देता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कैमरा ऋषि के चेहरे की ओर जाता है, जो गुस्से और बेचैनी से भरा होता है। ये साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में अनिरुद्ध और ऋषि के बीच टकराव बढ़ेगा, और यह टकराव साधारण नहीं बल्कि बहुत गहरा और खतरनाक होने वाला है। इसी बीच एक और दुखद मोड़ आता है, जब झनक को पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसका दिल टूट जाता है। पंडित जी उसे पिंडदान की रस्म निभाने को कहते हैं, लेकिन झनक कहती है कि वह यह नहीं कर सकती क्योंकि मां को अलविदा कहना उसके लिए असंभव है। ऋषि झनक को समझाता है कि उसकी मां की आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है और वह खुद उसकी मां की छाया है। वह उसे प्रेरित करता है कि वह इस रस्म को पूरी श्रद्धा से निभाए।
जनक धीरे धीरे चलकर पंडित जी के पास जाती है और पिंडदान करती है। उस वक्त ऋषि उसके पास बैठा होता है, उसे सहारा देता है। पराशर भी उसे सांत्वना देता है। ये दृश्य एक बार फिर दर्शकों को भावुक कर देता है, जहां जनक अपनी मां को अंतिम विदाई देती है। अगले दिन जनक ऋषि को खाना देती है और कहती है कि वह रास्ते में खा ले। ऋषि कहता है कि वह ढाबे में खा सकता है, लेकिन जनक कहती है कि घर का खाना बेहतर है। वह खुद बीमार होती है, उसे बुखार है, लेकिन वह ऋषि से कुछ नहीं कहती क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह परेशान हो। ऋषि उसे परीक्षा पर ध्यान देने को कहता है और जनक सोचती है कि उसे अब भी ये कहने का कोई हक नहीं है क्योंकि वह उसकी कोई नहीं रही। लेकिन ऋषि जाते समय उसे भरोसा दिलाता है कि वक्त सब बदल देगा। जनक को बार बार अपनी मां की याद सताती है। हर कोना, हर चीज उसे मां की याद दिलाती है। उसकी कमी अब जीवन में एक खालीपन की तरह महसूस होती है। दूसरी ओर ऋषि अब जनक की मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करता है। वो उसे मजबूत बनने की प्रेरणा देता है, लेकिन इसी बीच परिवार के कुछ सदस्य जैसे तनुश्री और इंदुमती कहानी में संघर्ष को और बढ़ा देते हैं। एक तरफ सामाजिक प्रतिष्ठा और आदर्श की चिंता है, तो दूसरी ओर व्यक्तिगत भावनाएं और न्याय की गुंजाइश। अदिति, जो अब तक खुद को ऋषि की जीवन संगिनी समझ रही थी, उसका दिल पूरी तरह टूट चुका है। उसे लगता है कि ऋषि अब जनक को प्राथमिकता देने लगा है। वह कहती है कि अब वह ऋषि से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देना चाहती है। वह गुस्से में रोते हुए कहती है कि ऐसे रिश्ते का क्या मतलब जिसमें उसकी भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं है। घरवाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह ऐसा कदम ना उठाए, लेकिन अदिति साफ कह देती है कि अब कुछ नहीं बचा। ऋषि की मां उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अदिति कहती है कि अगर अब जनक को बहू बनाकर लाया गया तो वह इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। वह कहती है कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती, अब उसके सहने की हद पूरी हो चुकी है। फिर वह जाने की बात करती है और तभी ऋषि की मां उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि हम तुम्हें ही इस घर की बहू मानते हैं, पर अदिति अब किसी की सुनने के मूड में नहीं है। उसका दिल टूट चुका है और अब उसमें कोई आस बाकी नहीं बची। इसी समय पराशर और अन्य सदस्य नूतन का श्राद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पराशर बहुत भावुक होता है, वह बार बार नूतन की याद में रोता है। दूसरी ओर फूल भी बहुत रो रही होती है। हर कोई नूतन को बहुत मिस कर रहा होता है। ऋषि यह सब देखता है और फूल से कहता है कि वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। उसे नूतन की वह आखिरी बात याद आती है कि मरते वक्त इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। वह फूल को भरोसा दिलाता है कि अब सब ठीक होगा और वह हर पल उसके साथ रहेगा। फूल पहले श्राद्ध करने को तैयार नहीं होती, लेकिन ऋषि और पराशर के समझाने पर वह आखिरकार राजी हो जाती है और पिंडदान करती है। ये एक भावनात्मक पल होता है जो परिवार के सारे टूटे रिश्तों और भावनाओं को एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करता है। जनक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सिर्फ उसकी शिक्षा या इज्जत की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे समाज के सामने एक मिसाल कायम करने की घड़ी आ गई है। अब यह तय होना बाकी है कि ऋषि आखिरकार क्या फैसला लेगा, क्या वह जनक के साथ होगा या अदिति के साथ। लेकिन इतना तय है कि जनक अब पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं रही, बल्कि अब वह खुद के लिए लड़ने वाली एक सशक्त और प्रेरणादायक स्त्री बन चुकी है।